चलिए सभी लोग निकालिए एशिया। अभी तक 4 दिनों में हमने 4 कंटिनेंट को देखा है। सबसे पहले देखे उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर अफ्रीका और यूरोप देख चुके हैं। आज जो करने वाले हैं एशिया। अगर एशिया को देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टिकोण हो या फिर जनसंख्या का दृष्टिकोण हो, दोनों ही दृष्टिकोणों से विश्व का सबसे बड़ा देश, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप माना जाता है। ठीक है, यूरोप इससे अलग होता है। उसमें कौन कौन से थे जो एशिया से यूरोप को अलग करते हैं? सबसे पहले यूराल पर्वत, फिर उसके बाद यूराल नदी, फिर कैस्पियन सागर और फिर इधर नीचे था काकेशस पर्वत। 4 चीज़ें हैं जो एशिया से यूरोप को अलग करते हैं। जो लोग रिवीजन नहीं किए हैं उनके मुंह से आवाज़ नहीं आ रही थी, बस दिख रहा था उनको कि हाँ है, लेकिन क्या था पता नहीं। सबसे पहले था, ठीक है, हमारे उत्तर से दक्षिण की तरफ सबसे पहले यूराल पर्वत, वहीं से निकलते यूराल नदी, ठीक है, उसके बाद कैस्पियन सागर और फिर इधर है काकेशस पर्वत। ये 4 चीज़ें हैं जो एशिया से यूरोप को अलग करते हैं। ठीक है, सबका निकल गया। एटलस भी निकालिए, एशिया निकालिए उस पर। हाँ बड़ा है, मैं कहाँ बोल रहा हूँ छोटा है। चलिए, हमारा जो भारत है वो भी एशिया में अवस्थित है और इसमें करने का जो मुख्य चीज़ होगी, हम इसको करेंगे। सबसे पहले जितने भी पड़ोसी देश है, पड़ोसी देशों को छोड़ने नहीं है। जितने भी पड़ोसी देश है उसमें कौन कौन से पर्वत है, कौन नदियाँ हैं, कौन से बंदरगाह है, कौन चीज़ ऐसा है जिस पे एक मतलब 2 देश, जैसे हमारा कश्मीर का मुद्दा है भारत पाकिस्तान के अंतर्गत था, तो ऐसे ही यहाँ पे साउथ चाइना सी है, उसमें कौन कौन से देशों में विवाद, ठीक है, कौन कौन से देशों में विवाद है, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग निकालिए एशिया। थोड़ा सा पहले इसका परिभ्रमण करते हैं, उसके बाद से बारी बारी से अलग अलग जितने भी देश हैं उन सबको हम देखते हुए आगे चलेंगे। एशिया में सबसे पहले निकालिए, पहले पॉलिटिकल निकालिए, पूरे देश को पहले देखते हैं। टोटल कितने देश है इसमें? 48 देश है। ठीक है, तो सबसे पहले राजनीतिक मैप आप लोग निकालिए, पहले इसको देखते हैं, उसके बाद से इसकी जो भी फिजिकल चीज़ें हैं उन सब पर हम ध्यान देंगे। सब कोई निकाल लिया? प्रारंभ करेंगे भारत से। ठीक है, भारत से उत्तर में चलेंगे या फिर दक्षिण में, दक्षिण पूर्व में चलेंगे या फिर पश्चिम में चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फोकस कीजिए आप लोग भारत पर। दिख गया सबको भारत? आराम से। चलिए, भारत से सबसे पहले उत्तर में कौन कौन से देश है उस पर ध्यान देते हैं। ठीक है, तो भारत में उत्तर की बात करें तो उत्तर में क्या क्या अवस्थित है? पहले जो यूएसएसआर था, सोवियत संघ। ठीक है, सोवियत संघ में कितने देश थे? 15 देश थे जो दिसंबर 1991 में अलग हुए। ठीक है, तो उसमें से कई सारे देश एशिया के हैं और कुछ देश यूरोप के हैं, तो उनको भी देखेंगे। बातें नहीं करनी है, जो भी पूछने हैं मुझसे पूछे, मैं बताऊंगा। ठीक है, तो उसको भी देखेंगे। 15 में से 3-4 देश थे जो यूरोप में हैं, कुछ मतलब 2 देश है जो इसमें यूरोप में भी है और एशिया में। ठीक है, उसको भी देखेंगे। 2 कौन कौन से हैं? हाँ, ठीक है, टर्की का थोड़ा सा पार्ट है यूरोप में और रसिया का लगभग 25% भाग यूरोप में आता है। ठीक है, तो भारत से अगर दक्षिण में चले तो दक्षिण में सबसे पहले हमें क्या दिखाई देता है? चाइना। क्या चीज़? हाँ सॉरी, उत्तर में, पहले ही बोला था उत्तर की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो उत्तर में चले तो सबसे पहले चीन है। नेपाल भूटान है, पहले यहाँ पहुँच जाए। ठीक है, उसके बाद इधर आएंगे। इधर कौन सा होगा? पश्चिम, पूरब, ये सारी चीज़ें हम करेंगे। तो सबसे पहले हमारा, हाँ वर्ल्ड ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चाइना है।
चाइना के दक्षिण में कौन सा है? किर्गिस्तान, यूएसएसआर का पार्ट था। इसके ऊपर राजधानियां भी देखते हुए चलते हैं, ठीक है। भारत की नई दिल्ली, चाइना का बीजिंग, उसके बाद किर्गिस्तान का बिश्केक, उसके दक्षिण उत्तर में चलेंगे तो कौन सा है? कजाकिस्तान, और कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना। उसके उत्तर में चलेंगे तो अंतिम देश आता है हमारा रशिया, और रशिया का राजधानी कहाँ है? मॉस्को है, जो यूरोप में अवस्थित है, ठीक है। फिर आइए भारत, और भारत के इस क्षेत्र में चलते हैं, यानी कि दक्षिण पूर्व वाले हिस्से में। अगर नेपाल को देखें तो ये भारत के दक्षिण में ही अवस्थित है, जिसकी राजधानी कहाँ है? काठमांडू, ठीक है। और फिर ये दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में देखें तो एक देश पड़ता है, कौन सा? भूटान, सॉरी उत्तर पूर्व, बार बार मेरे मुंह से दक्षिण आ रहा है। उत्तर पूर्व में एक देश अवस्थित है भूटान, जिसकी राजधानी है थिम्पू, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे इधर पूर्व में, ठीक है। तो पूर्व में सबसे पहले देखें तो बांग्लादेश है। उसके बाद यहाँ कौन सा है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका। उसके बाद है म्यांमार, म्यांमार की राजधानी नेपिदाव, ठीक है, नेपिदाव। उसके बाद इधर चलेंगे और पूर्व में तो कौन सा देश है यहाँ पर? ये कौन सा है? लाओस, ठीक है। लाओस की राजधानी कौन सी है? लाओस की राजधानी ये क्या है? लाओस यहाँ दिख रहा है, थोड़ा सा और जूम करते हैं। मैप पे देखिए, इस पे उतना जूम नहीं दिख रहा। लाओस की राजधानी कौन सी है? वियंतियान, ठीक है। उसके दक्षिण में आएंगे तो कौन सा है? थाईलैंड, और थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, अधिकतर मूवी में देखने को मिलता है, ठीक है। म्यांमार की राजधानी कौन सी है? म्यांमार की राजधानी ये तो देख लिए। उसके बाद छोटा सा एक देश है सिंगापुर, ठीक है। सिंगापुर को अगर देखा जाए तो यहाँ पे ना खनिज है ना खेती वेती किया जाता है। ये टोटली कैसे चलता है इसकी अर्थव्यवस्था? पर्यटन से। तो पर्यटन से सबसे विकसित देश अगर कोई है तो वो कौन सा है? सिंगापुर, ठीक है। उसके बाद मलेशिया है, ये वाला जो क्षेत्र है ये सारे मलेशिया के अंतर्गत आते हैं, जिसकी राजधानी है कुआला लंपुर, ठीक है। उसके नीचे अगर आएंगे तो ये पूरा क्षेत्र इंडोनेशिया के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इंडोनेशिया यूपीएससी में 2016 में शायद प्रश्न आया हुआ है कि अंडमान जो द्वीप है उससे सबसे नज़दीक कौन सा द्वीप है, जिसमें ऑप्शन में दे रखा था सुमात्रा, जकार्ता, ठीक है, बोर्नई और एक और कोई ऑप्शन दे रखा था, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने इसमें मतलब गलत उत्तर दिया था। जो भी है द्वीप उसको पता होना चाहिए कि उसकी लोकेशन कहाँ है, तभी जो भी प्रश्न आते हैं हम उसको आसानी से कर पाते हैं। अगर एशिया की बात करें तो एशिया में मेनलैंड के साथ साथ बहुत सारे द्वीप भी देखने को मिलते हैं, जो अधिकतर कहाँ हैं? पैसिफिक ओशियन के तरफ, ठीक है। जो रिंग ऑफ फायर था वहाँ पर बहुत सारे द्वीप देखने को मिलते हैं, और ये इंडोनेशिया मलेशिया जो क्षेत्र है ये सारे द्वीपों पर ही अवस्थित है, ठीक है। द्वीपों की बात करें तो द्वीप मुख्य रूप से 3 मुख्य द्वीप आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले ऊपर यहाँ देखें तो सबसे पहले कौन सा आएगा? जापान, ठीक है। जापान को भी देखें तो जापान में लगभग 1700 द्वीप हैं। 1700 में से 4 मुख्य द्वीप है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। हाँ, छोटे छोटे बहुत सारे हैं जिस पे लोग नहीं होते। अब मालदीव की बात करें तो मालदीव में कितने द्वीप हैं? मालदीव में भी 2100 के आसपास है, लेकिन लगभग 200 जो द्वीप है उस पर मनुष्य निवास करते हैं, बाकी पे नहीं करते। तो इसमें कितने? 4 मुख्य रूप से द्वीप है जिसके बारे में हमें देखना है। जब जापान करेंगे वहाँ पर अच्छे से देखेंगे, लेकिन यहाँ पर देख लेते हैं। पहला जो उत्तरतम द्वीप है वो कौन सा है? होक्काइडो, ठीक है। उसके बाद होन्शु, फिर शिकोकू और क्यूशु, ठीक है। 4 मुख्य द्वीप है। ये भी प्रश्न में आ चुके हैं कि इन द्वीपों को उत्तर से दक्षिण की तरफ लगाएं, ठीक है। तो जो भी देखने हैं अच्छे से देखने हैं कि कौन कहाँ अवस्थित है, ठीक है। मिल गया सबको। उसके बाद दूसरे महाद्वीप के पास आएंगे तो यहाँ पर कौन सा है?
फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस के अंतर्गत ये सारे द्वीप आते हैं। और तीसरा हमारा ये सारा द्वीप दिखाई दे रहा है जिसमें मलेशिया, इंडोनेशिया वाले सारे देश देखने को मिलते हैं। मिल गए सबको? किसको? द्वीप मैप पर ही देखिए लिखा हुआ है, थोड़ा सा जूम करते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है होकाइडो। ये वाला जो पार्ट है इस द्वीप का नाम है होकाइडो। ठीक है, इसमें कौन से स्टेट है जो इस द्वीप को इससे अलग करता है उसके बारे में भी पता होना चाहिए, सब हम देखेंगे। उसके बाद ये वाला जो द्वीप है इसको बोलते हैं होन्शु। ठीक है, उसके बाद यहाँ वाला जो द्वीप है इसको बोलते हैं शिकोकू। और ये अंतिम वाला जो दक्षिण में सबसे बड़ा है इसको बोलते हैं क्यूशु। सारा वहीं पर लिखा हुआ है, हाईलाइट कर लीजिए। बाकी सारे जब द्वीप अलग अलग देखेंगे तो वहाँ पर ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। आपके पास एटलस नहीं है? चलिए बगल में, आपके पास भी नहीं है? सबके पास अपना एटलस होना चाहिए था। इस पे भी लग रहा है फाइन चार्ज लगवाना पड़ेगा। हाँ, व्यापार नहीं है, जो आप फाइन में भरेंगे आप ही पे लगाया जाएगा। हम अपने ऊपर 1 रुपये भी उसका खर्च नहीं करने वाले। आपका पैसा आपके ही ऊपर आएगा, महीने दिन में कलेक्शन होगा कितना आया है, फिर उसका बजट बनाया जाएगा कहाँ खर्च किया जाए, आय हो जाएगा फिर उसको व्यय कहाँ कहाँ किया जाए। ठीक है, ये द्वीप हो गया। दूसरा द्वीप था फिलीपींस वाले क्षेत्र में। और तीसरा द्वीप था ये हमारे किसमें, जापान अलग से दे रखा है उसमें देखिएगा। अभी यहाँ पे देख रहे हैं मोटे तौर पे। ठीक है, ठीक है, तीसरा जो महाद्वीप है उसके अंतर्गत मलेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया वाले क्षेत्र आते हैं। अब चलते हैं इसके पश्चिमी क्षेत्र में, भारत से पश्चिमी क्षेत्र में चलिए। यहाँ पे कौन कौन से देश है उसको देखते हैं। ठीक है, भारत का पड़ोसी देश, सबसे बढ़िया वाला दोस्त जो कभी भूलने ही नहीं देता, पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद। और जो आर्थिक दृष्टिकोण से जो कराची, कराची कौन से राज्य की राजधानी है? हैदराबाद। हाँ, देखिए पाकिस्तान को देखिए, इसको भी डिटेल में देखेंगे। सिंध प्रांत है, सिंध प्रांत की राजधानी है कराची। पाकिस्तान को अगर देखें तो ये बटा हुआ है। सबसे पहले, अभी नहीं देखते, पहले घूम लेते हैं पूरे विश्व को, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, पाकिस्तान के बगल में कौन सा है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। ठीक है, काबुल के ऊपर कौन सा है? उत्तर ताजिकिस्तान। और ताजिकिस्तान से अगर हम जाएं उत्तर पश्चिम में तो कौन सा देश है? उज्बेकिस्तान। और उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। और ताशकंद समझौता चर्चा में है। ठीक है, उसके बाद यहाँ एक चीज़ हमने नहीं देखा, चाइना और रसिया के बीच में है मंगोलिया, जिसकी राजधानी है उलन बटोर। ठीक है, उज्बेकिस्तान देख लिए। उज्बेकिस्तान से उत्तर में आएंगे तो कौन सा देश है? तुर्कमेनिस्तान। और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अशगाबाद। ठीक है, उसके बाद हमारा कौन सा है? कैस्पियन सी, जो एशिया को यूरोप से अलग करता है। ठीक है, कैस्पियन सी से लगने वाला एक देश है यहाँ पर अजरबैजान। अजरबैजान की राजधानी है बाकू। ठीक है, उसके बाद बगल में है जॉर्जिया। और जॉर्जिया की राजधानी है बिलिशी। टी साइलेंट है, सुनामी में भी टी लगा होता है लेकिन टी सुनामी नहीं पढ़ते, सुनामी पढ़ते हैं। ठीक है, तो बिलिशी है। ठीक है, इसके पश्चिम में चलेंगे तो पश्चिम में एक देश है, कौन सा? तुर्की। अगर तुर्की को देखें तो ये वाला पार्ट एशिया में अवस्थित है और ये इतना पार्ट यूरोप में अवस्थित है। ठीक है, और इसकी राजधानी कहाँ है? अंकारा। उसके दक्षिण में आएंगे तो दक्षिण में कौन सा देश है? देखिए यहाँ है सीरिया।
इराक, ठीक है। उसके बाद ये जॉर्डन है। ये जो क्षेत्र हैं ये सारे तेल से भरपूर देश है, यहाँ पर बहुत मात्रा में तेल मिलते हैं। जब इस वाले क्षेत्र को हम करेंगे तब यहाँ पर डिटेल में देखेंगे कौन कौन से शहर है जो तेलों से भरपूर है। उसके बाद ये है सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया की राजधानी कहाँ है? रियाद, ठीक है। उसके बाद है ईरान। ईरान की राजधानी तेहरान, ठीक है। यहाँ पर है यूएई और यूएई की राजधानी है आबू धाबी, ठीक है। यहाँ पर है कतर, कतर की राजधानी दोहा, ठीक है। दुबई यहाँ पर एक महत्वपूर्ण शहर है, ठीक है, बड़ी शहर है। किसमें? अब छोटा लिखने से छोटा थोड़ा ना हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद छोटे छोटे तो बहुत छूटेंगे, पूरे 48 हम नहीं देख पाएंगे। जब डिटेल में चलेंगे तो छोटे को भी देखेंगे। करंट में है, इधर ही था ना कहीं, इसमें देखना पड़ेगा। छोटा सा देश है, जॉर्जिया भी छूट गया है, आर्मेनिया भी छूट गया है, ठीक है। ये अजरबैजान के बगल में है आर्मेनिया, ठीक है। जॉर्जिया है, ये भी छूट गया था। छोटे छोटे हैं वो छूट रहे हैं अभी। एक मिनट, मैप में एक बार देख। जॉर्डन, जेरूसलम, लेबनान। कभी कभी मेरा भी माइंड काम नहीं करता, देख लेते उसको जो मैं क्या चीज़। ये है कतर, ठीक है। क्या ये कतर है, ठीक है। कुवैत, ठीक है। आपको दिख रहा है, हाईलाइट कर लीजिए। देख लेंगे, आगे देखते हैं, जहां थे वहां चलिए। यहाँ पर एक देश है ओमान। ओमान की राजधानी है मस्कट, ठीक है। उसके बाद एक देश है यमन। यमन की राजधानी है सनआ, ठीक है। तो पूरे एशिया को एक बार हम भ्रमण कर चुके हैं। अब फिजिकल वाले पे चलिए, यहाँ पे क्या क्या है उन सबको देखते हैं, हाईलाइट करते हैं। उसके बाद अलग अलग जो भी हम उठाएंगे उसको हम देखते हुए चलेंगे। अगर एशिया को देखें तो एशिया को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं एशिया को, ठीक है। पहला दक्षिण पश्चिमी एशिया, ठीक है, जिसमें अगर देश देखें तो बहरीन, साइप्रस, इराक, ईरान, इजराइल, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, ये सारे देश आएंगे। किसमें? दक्षिण पश्चिमी एशिया में। बातें ना करें, ठीक है। उसके बाद हम डिवाइड कर सकते हैं दक्षिणी एशिया में, ठीक है, जिसके अंतर्गत बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारे चीज़ आते हैं। श्रीलंका, मालदीव, ठीक है, ये सारे आते हैं दक्षिण एशिया के अंतर्गत। उसके बाद दक्षिण पूर्वी भाग में भी हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। दक्षिण पूर्वी भाग में हम डिवाइड कर सकते हैं जिसमें आसियान देश आते हैं। आसियान में कितने देश हैं? 10, ठीक है, उन सबको भी देखेंगे। उसके बाद पूर्वी एशिया। पूर्वी एशिया में देखें तो ये सारे पार्ट आएंगे जिसके अंतर्गत रशिया, मंगोलिया, चाइना, जापान, ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं। और उसके बाद मध्य एशिया में देखें तो मध्य एशिया में ये सारे क्षेत्र आते हैं, जैसे कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। ये सारे जो देश है यहाँ के, ये सारे मध्य एशिया के अंतर्गत रखते हैं। हम ऐसे 5 पार्ट में इसको डिवाइड करके देख सकते हैं, ऐसे हम याद आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? अब सभी लोग निकालिए फिजिकल, और फिजिकल पे एक बार हम लोग देखते हैं सारे पर्वत, पहाड़। क्या चीज़ बोलना है? थोड़ा सा तेज बोलिए ताकि मैं भी सुन पाऊँ।
शोर शराबा करने ही नहीं है, नहीं तो क्लास से भी निकाले जा सकते हैं, रूल रेगुलेशन चेंज हो चुका है। सभी लोग आ गए फिजिकल पर। एक बार सार्क कंट्री देख लीजिए कौन कौन से। ये सारे सार्क के अंतर्गत आते हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, ठीक है, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, ठीक है, ये 10 देश हैं, ये सारे आते हैं सार्क कंट्री के अंतर्गत। फिजिकल पे सभी आ गए। सबसे पहले अगर इसकी विस्तार की बात करें, ठीक है, एशिया का विस्तार देखा जाए तो जितने भी पूरे क्षेत्रफल है स्थल का, उसके कितने प्रतिशत क्षेत्र पर ये अवस्थित है? मैं शुरू वाले दिन में ही सबसे पहले यही बताया था। हाँ, 2 पॉइंट उतने पे तो भारत है 2.4 पर। हाँ, लगभग 30 बोला था। लगभग 30% स्थलीय भाग पर पूरा एशिया महाद्वीप फैला हुआ है। यहाँ पर देखिए है यूराल माउंटेन, यहीं पर हाईलाइट करते हुए चलिए। सबसे पहले देखें तो एशिया से यूरोप को अलग करने वाले में बार बार ये रिपीट हो रहा है, अब तक याद हो जाना चाहिए। सबसे पहले यूराल माउंटेन है। अगर हम उत्तर से दक्षिण की तरफ आए तो यहाँ पर है यूराल माउंटेन। उसके बाद यहीं से निकलती है यूराल रिवर, जो एशिया और यूरोप का बॉर्डर बनाती है, ठीक है। यूराल रिवर मिल गया सबको। उसके बाद कैस्पियन सी है, और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा और जाएंगे हम पश्चिम में, तो यहीं पर हमारा कौन सा काकेशस माउंटेन है, जो ब्लैक सी और कैस्पियन सी से लगता है। ये 4 चीज़ें मिलकर एशिया को यूरोप से अलग करते हैं, ठीक है। हो गया सबको। अक्षांशीय विस्तार देखें तो इसका 10 डिग्री 11 मिनट दक्षिणी अक्षांश से, अगर इसको देखें पृथ्वी पर अवस्थिति, तो ये उत्तरी अमेरिका के साथ साथ उत्तरी गोलार्ध के साथ साथ दक्षिणी गोलार्ध में भी अवस्थित है। अधिकतर इसका भाग उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध की बात करें अक्षांशीय विस्तार की, तो 10 डिग्री 11 मिनट दक्षिण से, ठीक है, नीचे पूरा जाकर देखिए, 10 डिग्री 11 मिनट दक्षिण से लेकर 81 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है, ठीक है। इसको चाहिए तो मैप पर ही लिख लीजिए, दक्षिण में लिख लीजिए 10 डिग्री 11 मिनट से लेकर उत्तर में लिख लीजिए 81 डिग्री 12 मिनट तक अवस्थिति है इसकी। दस डिग्री 11 सेकेंड नहीं मिनट, 10 डिग्री 11 मिनट दक्षिणी अक्षांश से लेकर 81 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। और देशांतरीय विस्तार देखें तो 26 डिग्री 24 मिनट पूर्व से लेकर 169 डिग्री 40 मिनट पश्चिम तक है, ठीक है। 26 डिग्री 24 मिनट पूर्व से लेकर 169 डिग्री 40 मिनट पश्चिम तक है, ठीक है। और ये क्या है, जो साइबेरिया वाला पार्ट देखे थे, ठीक है, साइबेरिया वाला पार्ट, ये वाला जो हिस्सा है, ये है सबसे इसका पश्चिमी छोर, ठीक है। यूएसए किधर था? ये है पूर्वी क्षेत्र। सॉरी, जूम इधर हो चुका है। जो इस मैप में वो नहीं दिख पा रहा है, जो हमने अमेरिका जब किया था, अलास्का वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, वो वाला क्षेत्र हो गया। अवस्थिति हमने देख लिया। अवस्थिति समझ में नहीं आई? अवस्थिति में क्या देखते हैं? अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार, जो हमने लिख लिया, ठीक है। यहाँ से प्रश्न नहीं आते हैं, पीसीएस में पूछ सकता है, इसलिए देखना जरूरी है, ठीक है। अब इसको अगर देखें तो इसके वायुमंडल की अगर बात करें, ठीक है, वायुमंडल अगर इसकी अक्षांशीय विस्तार से अगर संबंधित करें तो इसका जो भी
एरिया है, मौसम की बात करें तो उत्तरी क्षेत्रों में क्या होगा, इन क्षेत्रों में सभी लोग नहीं बोल रहे। चलिए देखिए, सबसे पहले देखते हैं हम विषुवत रेखा से। तो अधिकतर पार्ट अगर देखें तो इसका विषुवत रेखा के उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। विषुवत रेखा के क्षेत्र में जितने भी देश हैं उन सारे देशों में क्या होगा, गर्मी और ठंडी का औसत यानी कि बराबर होगा। कुछ दिन जितनी ठंडी होगी उतनी गर्मी में गर्म पड़ेगा और ठंडी में ठंडा। जैसे जैसे हम ऊपर चलेंगे ऊपर वाले हिस्से में क्या होगा, गर्मी में भी ठंड होगी और ठंडी में भी ज़्यादा ठंड होगी, ठीक है। और सबसे ऊपर चलेंगे तो यहाँ पर गर्मी में भी ठंड पड़ेगा और ठंडी में भी ठंड पड़ेगा। रसिया की अगर अधिकांश पार्ट की हम बात करें ऊपरी वाले क्षेत्र, तो ये 9 महीने तक बर्फ से जमा रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो आबादी है वो बहुत ही कम है, ठीक है। इन क्षेत्रों की बात करें तो इन क्षेत्रों में आबादी है ही नहीं। आबादी की बात करें तो ये अधिकतर रसिया की अधिकतर आबादी जो है वो यूरोप के दक्षिणी वाले क्षेत्र में ज़्यादा अवस्थित है, ठीक है। तो ऊपर वाले जो भी उत्तर वाले जो हिस्से हैं इन सारे क्षेत्रों में आबादी सबसे कम पाई जाएगी और सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ पाई जाती है, जहाँ पर मैदानी इलाका होता है, ठीक है। तो जो भी मैदानी इलाका है उन मैदानी इलाकों में सबसे ज़्यादा आबादी देखने को मिलती है। पूरे एशिया में अगर सबसे ज़्यादा आबादी वाला अगर हम देखें तो कौन सा जगह है, जापान की राजधानी टोक्यो, वहाँ पर पूरे एशिया की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वहाँ पर बसी हुई है। अगर जापान में देखें तो जापान में ज़्यादा प्लेन भी नहीं है, वहाँ पर खेती भी ज़्यादा नहीं होती, कुछ ही क्षेत्रों में होती है। जब जापान करेंगे तो वहाँ अच्छे से देखेंगे, ठीक है। चलिए अब इसमें देखते हैं पहले माउंटेन्स, कौन कौन से माउंटेन्स हैं। माउंटेन्स के बाद कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ हैं उनको हाईलाइट करेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ मैदान हैं उनको हाईलाइट करके फिर अलग अलग द्वीपों पे हम चलेंगे। यहाँ प्रारंभ फिर हम करते हैं भारत से ही, ठीक है। भारत में सबसे पहले अगर देखें उत्तरी क्षेत्रों में तो सबसे बड़ा कौन सा है, पूरे विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी हमारा अवस्थित है, जो भारत, नेपाल, चीन, म्यांमार, अंडमान निकोबार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक फैला हुआ है। कौन सा है, हिमालय, ग्रेट हिमालय। तो पहले इसको हाईलाइट कीजिए, ग्रेट हिमालय। अगर नेपाल की बात करें तो नेपाल एक ऐसा देश है जो पूरा का पूरा हिमालय पर अवस्थित है, ठीक है। नेपाल का जो दक्षिणी पार्ट है उसमें थोड़ा सा संकरी पट्टी के रूप में जो तराई प्रदेश पाए जाते हैं वो अवस्थिति है, बाकी सारा पूरा हिमालय पर ही अवस्थित है पूरा नेपाल, ठीक है। उसके बाद हिमालय में ही बात करें ग्रेट हिमालय में तो इसकी भी अलग अलग श्रेणियां देखने को मिलती है। जैसे काराकोरम रेंज है उसको हाईलाइट कीजिए, काराकोरम रेंज हो गया। इसी में भारत वाले में जब पढ़ेंगे तो इसी में पीर पंजाल, शिवालिक सारे आएंगे, इसमें दिखाई नहीं दे रहा तो उसको हाईलाइट कर लीजिए, है तो ठीक है। यहां पर देखिए ये पामीर श्रेणी है, पामीर को हाईलाइट कीजिए। और पामीर से अगर देखें तो यहां से एक तो पूर्वी क्षेत्र में और दूसरी पश्चिमी क्षेत्र में यहाँ से पर्वत श्रेणियाँ फैली हुई आपको दिखाई देगी, ठीक है। तो सबसे पहले पामीर से हम चलते हैं पूर्वी क्षेत्रों में। तो पूर्वी क्षेत्रों में चलेंगे तो सबसे पहले उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है तियान शान, दिखा सबको, हाईलाइट करते हुए चलिए तियान शान, ठीक है। और फिर इसी लाइन में चलेंगे, फिर हम उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ही तो अल्ताई माउंटेन्स देखने को मिलेगा, मिल गया, मंगोलिया में है, ठीक है। उसके बाद तियेन शान, तिब्बत का पठार दिख रहा है, तिब्बत के पठार से ऊपर चलेंगे तो कुनलुन शान है, इसको हाईलाइट कीजिए, कुनलुन शान, ठीक है। उसके बाद अल्तुन शान है इसके उत्तर में, ये सारे पर्वत श्रेणियां हैं, ठीक है। सारे शान चीन में नहीं है, और भी आपको देखने को मिलेंगे।
जैसे सारे ग्रेट ऑस्ट्रेलिया में ही नहीं है, हमें अलास्का में, यूएसए में भी मिला था। तो शान इन क्षेत्रों का भाषा है, लाओस कंबोडिया में भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मिल गया। उसके बाद ट्विनलियान शान, चुलियान शान इसके उत्तर में है, चुलियान शान। कुनलुन शान के अगर हम चले उत्तर पूर्वी क्षेत्र में तो, ठीक है, मिला। बयान हर शान दिख रहा है, बयान हर शान, चुलियन शान उसके उत्तर में है। आल्तुन शान मिला था ना, आल्तुन शान के हम पूर्व में चलेंगे तो सेम पूर्व में चलेंगे थोड़ी दूरी पर, तो वहीं पर है क्यूलिन शान। प्रोनाउंसिएशन बहुत तरीके से हो सकता है, 4 लोगों से अगर बोले तो 4 लोग अलग अलग प्रोनाउंसिएट करेंगे इसको। मिल गया? अभी तक नहीं मिला। उसके बाद चीन के सबसे पूर्वी क्षेत्र में चलेंगे तो यहाँ पर है वुई शान। मिला? वुई शान सबसे पूर्वी क्षेत्र में, वुई शान मिल गया। चलिए अब इसके उत्तर में आइए, उत्तर में आएंगे तो यहाँ पर है ग्रेट कुंगन माउंटेन। इसमें इतना जूम करके नहीं दिखाया, ग्रेट कुंगन माउंटेन यहाँ पर अवस्थित है, चीन के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। मिला सबको? ग्रेट किंगुन माउंटेन, मंचूरियन प्लेन दिख रहा है सबको, मंचूरियन प्लेन के पश्चिम में अवस्थित है। मिला? उत्तर पूर्वी भाग है ये चीन का। ग्रेट किंगुन माउंटेन, ग्रेट खिंगन, इसमें जूम नहीं है इसलिए क्लियर नहीं दिख रहा, मैप में देखना पड़ रहा है। ग्रेट खिंगन माउंटेन है। मिल गया। और इसके पूरा पूर्व में चलेंगे तो यहाँ पर तटीय क्षेत्र में है, मैप में लिखा नहीं होगा, एक बार ध्यान से देखिए, अगर नहीं है तो वहाँ पर लिख लीजिए। थोड़ा सा और जूम करता हूँ। चीन का पूरा, रसिया के जो बॉर्डर है, चीन और रसिया का बॉर्डर, मंगोलिया है, मंगोलिया का प्लेटू दिख रहा है सबको, उसके पूर्वी क्षेत्र में है ग्रेट खिंगन माउंटेन। नहीं दिया है तो वहाँ पर लिख लीजिए। मंचूरियन प्लेन और मंगोलिया का जो प्लेटू है, इन दोनों के बीच में अवस्थित है ग्रेट खिंगन माउंटेन। हाँ हाँ, मिल गया। और इसी के पूर्वी में चलेंगे तो तट पर एक अवस्थित है सिकोते एम रेंज, सॉरी सिकोते एलिन रेंज है, सिकोते एलिन रेंज, या फिर हिंदी में इसको आलिन पर्वत श्रेणी बोल सकते। ठीक है, मिल गया। चलिए अब इससे आगे बढ़िए रशिया में। रसिया के सबसे पूर्वी भाग में देखेंगे तो यहाँ पर है, इसको क्या पढ़ेंगे, झुंगजूर रेंज है। ठीक है, झुंगजूर रेंज, इसको हाईलाइट कीजिए। ये रसिया के पूर्वी क्षेत्र में अवस्थित है, झुंगजूर रेंज। मिल गया? नहीं लिखा है? वाह, क्या नाम था? आपसे पढ़िए, आपसे नहीं है तो लिख लीजिए झुंगजूर रेंज। थोड़ा जल्दी कीजिए, एशिया में टाइम लगने वाला है। हाँ
डी साइलेंट कर दीजिए यहाँ पर। मिल गया? बहुत सारे हैं, मुख्य मुख्य हम करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो प्लेटू ऑफ मंगोलिया है, इसके उत्तर में चलिए, योबलोंगवी रेंज यहाँ पर है, योबलोनोवी रेंज है, योबलोनोवी रेंज, योबलोनोवी मिला? इधर हिंदी में भी मैं देख रहा हूँ क्या लिखा है, हिंदी में लिखा है यूबलोनोबाय श्रेणी, यूबलोनोबाय श्रेणी, ठीक है। अल्ताई माउंटेन्स हो गया था। अल्ताई माउंटेन्स के थोड़ा सा उत्तर में जाइए, यहीं पर है एक हैंगे माउंटेन, हैंगे माउंटेन हो गया। और इसके थोड़ा सा और उत्तर में जाएंगे तो सयन माउंटेन है यहीं पर, इसको भी हाईलाइट कर लीजिए, सयन या फिर सयान माउंटेन। हाँ, अल्ताई के उत्तर में सयान माउंटेन, सयन माउंटेन, कुछ भी इसको बोलिए। तो उसको डिवाइड कर दिया है, इस क्षेत्र वाले को पूर्वी बोल रहा होगा, इसको पश्चिमी बोल रहा होगा, ठीक है। एक रेंज होता है, रेंज में बहुत सारी श्रेणियां होती है, तो आप में जो दे रखा, यहाँ पे ये रेंज दे रखा है, आप में श्रेणियां दे रखा है, ठीक है। तो दोनों लगा लीजिए, पूर्वी शयान और पश्चिमी शयान, ठीक है। अभी मरुस्थल नहीं देख रहे। अब आइए फिर भारत, ठीक है। भारत में जो था पामीर, अब पामीर से चलेंगे पश्चिम में, ठीक है। हमने पूर्व में जो भी थे महत्वपूर्ण वो देख लिया। अब पश्चिम में चलेंगे, पश्चिम में चलेंगे तो एक है हिंदू कुश, ठीक है, इसको हाईलाइट कीजिए, हिंदू कुश। दर्रा, दर्रा क्या होता है? पर्वत श्रेणियों में जो रास्ते बन जाते हैं नदियों के द्वारा कटाव से, उसी चीज को हम दर्रा बोलते हैं। और यहाँ पर जो भी प्राचीन काल में जो भी लोग इधर से, इन वाले क्षेत्रों से जब भी भारत आए हैं, सारे दर्रों के माध्यम से ही आए हैं, ठीक है। मिल गया हिंदू कुश सबको? मिला? चलिए अब पाकिस्तान में इसका डिटेल देखेंगे, इसमें भी बहुत सारे श्रेणियां हैं, ठीक है। अब हिंदू कुश के थोड़ा पश्चिम में जाइए, पश्चिम में यहाँ है जैग्रोस माउंटेन, ईरान में, प्लेटू ऑफ ईरान दिख रहा है। ईरान में जाएंगे तो यहाँ पर है जैग्रोस माउंटेन, जी सर मिल गया, सबको मिल गया। और इसी के उत्तर में है एल्ब्रुस माउंटेन, जी सर, ठीक है। एल्ब्रुस की बात करें तो ईरान की सबसे ऊंची चोटी है एल्ब्रुस। मिल गया सबको? उसके बाद एल्ब्रुस के थोड़ा जाएंगे हम उत्तर में, तो यहाँ पर है माउंट एरारात, मिला? माउंट एरारात, इसको हाईलाइट कर लीजिए। काकेशस पर्वत है, काकेशस को हाईलाइट कीजिए। और उसी के थोड़ा सा दक्षिण में है माउंट एरारत, माउंट एरारत, इसको हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है। मिल गया? मेसोपोटामिया जो सभ्यता थी यहीं पर अवस्थित है। ये कौन सी नदी पर? दो नदियों का संगम है, और दोनों नदियों के संगम पर मेसोपोटामिया सभ्यता विकसित हुई थी। विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता उसको मानी जाती है, ठीक है। तो इतिहास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा है तुरुस माउंटेन, इसको भी कर लीजिए। अनातोलिया का जो पठार है, पठार के दक्षिणी पार्ट जो है तटीय क्षेत्र, वहाँ पर है तुरुस माउंटेन। मिल गया? सर कहाँ पे है? हाँ, अनातोलिया पठार मिला। ब्लैक सी है, ब्लैक सी, जी सर, ब्लैक सी के पास ही है, मिला? अनातोलिया पठार मिला? अनातोलिया पठार ब्लैक सी के दक्षिण में है, अनातोलिया पठार। वो मिल गया
यह है ब्लैक सी। और अनातोलिया पठार का जो ये तटीय क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र पर जो माउंटेन है उसका नाम है तुरुस माउंटेन। इसमें लिखा तारस पर्वत। तारस लिखा है, वो भी हिंदी में कुछ अलग ही लिखा होता है। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लीजिए। हाँ, हिंदी में लिखा है तारस श्रेणी। मिल गया। चलिए उसके बाद आ जाइए अरब वाले क्षेत्र में, सऊदी अरब में। और सऊदी अरब में एक है आसिर पर्वत, यहाँ पर है, इसमें लिखा हुआ नहीं है, यहाँ लिख लीजिए अरबियन पेनिनसुला दिख रहा है। अरबियन पेनिनसुला का जो ये वाला पार्ट है जो डार्क में दिखाई दे रहा है, ये कौन सा है? आसिर पर्वत। अगर लिखा हो तो ठीक है, नहीं लिखा है तो यहाँ पर हाईलाइट कर लीजिए, आसिर पर्वत। मिल गया। हाँ, ये रहा अरब सागर। ठीक है, ये हम अभी बात कर रहे हैं सऊदी अरबिया की। और सऊदी अरबिया में यहाँ पर है आसिर पर्वत। इसी क्षेत्र में अवस्थित है मक्का और मदीना। ठीक है, तो मक्का में क्या हुआ था? मोहम्मद हजरत साहब का जन्म हुआ था और उनके द्वारा मदीना में जाकर वहाँ उनकी मृत्यु होती है। तो दोनों, एक मक्का यहाँ अवस्थित है, मदीना यहाँ अवस्थित है, उसको भी देखेंगे जब इस क्षेत्र पर आएंगे तो। ठीक है, मिल गया सबको। चलिए अब आते हैं हम दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। ठीक है, सबसे पहले आइए म्यांमार में, जहाँ है अराकान योमा। मिला, म्यांमार में अराकान योमा, इसको हाईलाइट कीजिए, अराकान योमा। और इसी के हम पूर्व में जाएंगे तो पेगु योमा है, इन दोनों को हाईलाइट कर लीजिए, अराकान योमा और पेगु योमा। चीन में क्या था? शांत था, यहाँ योमा दिख रहा है। ठीक है, हाँ, अभी पठार नहीं देख रहे, पठार लेकिन साथ में ही देखना चाहिए था, ज़्यादा सही होता। ये दोनों हो गए। क्या चीज़? अराकान योमा ये रहा, म्यांमार का जो क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र, अराकान योमा, सुंदरबन के बगल में, बांग्लादेश की जहां बॉर्डर समाप्त होती है। मिल गया। और इसी के पूर्वी में है पेगु योमा। इन दोनों के बीच में से एक महत्वपूर्ण नदी निकलती है, इरावदी नदी, जो म्यांमार की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है, और इसी के जो भी बेसिन है, इसके बेसिन वाले क्षेत्र में कृषि की जाती है। तो नदी देखेंगे तो थोड़ा इसको भी देख लेंगे। ठीक है, ये मिल गया। उसके बाद और आइए आप दक्षिण में, यहाँ पे छोटे छोटे हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर देखें सुमात्रा में, तो सुमात्रा में एक है लेसर पर्वत। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर है लेसर पर्वत और यहाँ पर है वरिसन पर्वत। ठीक है, जब सुमात्रा को जो जूम वाला पार्ट है अगले पेज पे देखेंगे तो वहाँ पर सब लिखा हुआ है, तो इसको छोड़ दीजिए, हम वहाँ पर इसको हाईलाइट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर है लेसर पर्वत और यहाँ पर है वारिसन पर्वत। ठीक है, फिर जावा जाएंगे तो जावा पर भी एक महामेरु पर्वत, सारा वहाँ पर हम हाईलाइट कर लेंगे, जो यहाँ पर महत्वपूर्ण है वो कर लेते हैं। ठीक है, तो इस एटलस में जो भी दे रखा है इस पेज पर, उसमें हमने सारे महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर हाईलाइट कर लिए। अब महत्वपूर्ण कुछ नदियाँ देख लेते हैं, बाकी जब हम अलग अलग देशों को देखेंगे तो वहाँ पर उस देश में कौन सी महत्वपूर्ण नदी है, कौन सी पर्वत पठार वहाँ पे महत्वपूर्ण है, सारे चीज़ वहाँ पर देखते हुए चलेंगे। सारे सागर भी पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं नदी, बातें नहीं। चलिए पठार कर लेते हैं, पठारों पे आ जाइए। सबसे पहले भारत से ही प्रारंभ करेंगे। ठीक है,
तो भारत में सबसे पहले हम ऊपर चलेंगे उत्तरी क्षेत्र में, तो यहाँ पर प्लेटू ऑफ तिब्बत दिखेगा, ठीक है। तिब्बत का पठार, इसे हाईलाइट कीजिए। विश्व का सबसे ऊंचा पठार इसको बोला जाता है, ठीक है। और इसका निर्माण कैसे हुआ था वो भी हमने बता रखा है। कौन कौन से प्लेटें, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए, जिसकी वजह से तिब्बत का पठार निर्मित हुआ। और इसी की वजह से यहाँ पर हिमालयन श्रेणी जो है, ग्रेट हिमालय, उसका भी निर्माण हुआ था। वो सारी चीज़ें हमने वहाँ पर देखा था, ठीक है। तिब्बत का पठार हो गया। मरुस्थल भी साथ में लगाते हुए चलेंगे, ठीक है। तो और उत्तर में चलेंगे तो आपको दिखेगा एक गोबी का मरुस्थल, ठीक है। यहाँ पर है टकला मकान डिजर्ट, इसे भी लगा लीजिए। टकला मकान, मकान भी है तो टकला, बाल वाल नहीं है, ठीक है। तिएन शान मिला था, चाइना में ही बात कर रहे हैं अभी। तिएन शान मिला था, गोबी इसके बाद देखेंगे। तिएन शान के दक्षिण में आएंगे तो यहाँ पर है टकला मकान, टकला मकान डिजर्ट, इसको हाईलाइट कर लीजिए उसकी, ठीक है। उसके बाद यहाँ ये मंगोलिया में, मंगोलिया के पूर्वी क्षेत्र में है मंगोलिया का पठार, प्लेटू ऑफ मंगोलिया मिला सबको, प्लेटू ऑफ मंगोलिया, ठीक है। और उसी के हम दक्षिण में आएंगे तो मिलेगा हमें गोबी मरुस्थल, ठीक है। किधर गया, गोबी मरुस्थल मिल गया। ये कौन सा डिजर्ट है, रेत वाला। ये जो क्षेत्र है इसी के अकॉर्डिंग आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन क्षेत्रों में बर्फी होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा लद्दाख का जो मरुस्थल देखने को मिलता है सेम टू सेम वही है। शुष्क मरुस्थल है गोबी मरुस्थल, तो साथ में ही लिख लीजिए, गोबी मरुस्थल शुष्क मरुस्थल है, ठीक है। टकला मकान तो एक ही बार में याद हो गया होगा, है ना। कहाँ पहुँच गए। चलिए अब भारत से फिर आइए इधर पश्चिमी क्षेत्र में। पश्चिमी क्षेत्र में आएंगे तो यहाँ पर ये है प्लेटू ऑफ ईरान, ईरान का पठार, इसे हाईलाइट कर लीजिए, हो गया। यहाँ है दस्त ए कबीर, हाँ, ये मरुस्थल बनने के मतलब बनने से पहले की जो होती है ना, यानी कि मरुस्थल में बाद में तब्दील हो जाएगा, वही चीज़ है। दस्त ए कावीर, और इसके नीचे है दस्त ए लूत मरुस्थल, ठीक है। दोनों लिख लीजिए, दोनों मरुस्थल ही है, अभी पूर्ण रूप से निर्मित नहीं है। कुछ वर्षों में यानी कि 100-200 वर्षों में ये पूर्ण रूप से मरुस्थल में निर्मित हो जाएंगे। मिल गया। चलिए उसके बाद सबसे इधर चलिए, ब्लैक सी, मेडिटेरेनियन सी में जो हमारा था तारस माउंटेन, उसके उत्तर में है अनातोलिया का पठार, मिला। अनातोलिया का पठार किससे लगा हुआ है, ब्लैक सी से लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसके थोड़ा सा आइए आप दक्षिण में, यहीं पर है सीरियन डिजर्ट, सीरिया का मरुस्थल, ठीक है। सीरियन मरुस्थल
जो अनातोलिया था, अनातोलिया से दक्षिण में आना है, ठीक है। सऊदी अरबिया है इसके ऊपर, मिला। जी सर बिल्कुल। सीरियन मरुस्थल। फिर उसके थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर है अल नफद, ठीक है। ये जो एरिया है अल नफद मरुस्थल, यह एरिया है, अगर है तो हाईलाइट कर लीजिए, नहीं है तो यहाँ पर लिख लीजिए अल नफद मरुस्थल, अल नफद। हाँ, ये जो एडी दाहना है ये भी एक मरुस्थल ही है, ठीक है। यहाँ पर है अल नफद, है तो ठीक है, नहीं तो हाईलाइट कर लीजिए। यहाँ पे लिखा है क्या? मरुभूमि। हाँ, मरुस्थल बनने से पहले का जो सिचुएशन होता है ना, अवस्थिति, उसी को मरुभूमि बोला जाता है, ठीक है, मिल गया। और यहाँ नीचे है रूर अल खाली, इसको भी हाईलाइट कीजिए, ये भी मरुभूमि है, मरुस्थल है, ठीक है। रूर अल खाली मतलब ये खाली था, ठीक है, मिल गया सबको। चलिए, अब कोई महत्वपूर्ण नहीं दिख रहा है। एक यहाँ पर है दस्त ए काविर, सॉरी इसको तो कर लिए है ना, दस्त ए काविर और दस्त ए लूत, दोनों को दस्त हो गया था, है ना। ऐसे याद रहेगा, हाँ, याद करने के लिए, ठीक है। एक यहाँ है प्लेटू ऑफ ईरान, इसको किए थे, जैग्रोस माउंटेन है, ठीक है। जैग्रोस माउंटेन जो है प्लेटू ऑफ ईरान में ही अवस्थित है, ठीक है। जैग्रोस माउंटेन की स्थिति प्लेटू ऑफ ईरान में ही अवस्थित है। हो गया है? जी सर, हो गया। चलिए, उसके बाद पाकिस्तान, यहाँ पर था दस्त ए काविर, ठीक है, दस्त ए लूत, ठीक है। और यहाँ पर है प्लेटू ऑफ ईरान, मिल गया। प्लेटू ऑफ ईरान में ही जैग्रोस माउंटेन की अवस्थिति है, मिल गया। चलिए, अब आते हैं नदियों पर। कुछ चीज़ें इसमें छूट जाए तो जब हम उसको अलग अलग देशों में देखेंगे तो वहाँ पर सारी चीज़ें जो यहाँ नहीं है वो भी चीज़ें वहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। तो नदियों की बात करें तो सबसे पहले फिर भारत पे ही आएंगे और भारत से हम चलेंगे। भारत पे आ गए तो भारत से सबसे पहले पाकिस्तान में देखिए, पाकिस्तान की जो मुख्य नदी है कौन सी है? सिंधु नदी है, इसको हाईलाइट कीजिए। और सिंधु नदी जो है इसमें कितनी नदियां हैं? 6। सिंधु के अलावा 5 है, ठीक है, बात नहीं। सभी सिंधु के जो और अन्य नदियां हैं, इसको जो भारत से जाने वाली नदियां है उसी को देखते हैं। कुछ नदियां हैं जो पाकिस्तान से आकर सिंधु में मिलती है, उसको भी हम देखेंगे जब पाकिस्तान देखेंगे। तो यहाँ से प्रश्न आ चुके हैं कि निम्न में से कौन सी नदी है जो सिंधु में, अगर इस साइड से देखें तो सिंधु के दाएं से आकर मिलती है, ठीक है। भारत में आने वाली सारी सिंधु के बाएं से आकर मिलने वाली है, वो दाएं से आकर मिलेगी, तो वो सारी चीज़ें हम वहाँ पर देखेंगे। हाँ, था, जो भी होगा यहाँ पर जरूर मिलेगा। सिंधु नदी हो गई, सिंधु नदी, कोई नहीं बोल रहा। चलिए पहले इधर का ही नदी देख लेते हैं। इंडस हो गया, उसके बाद मेसोपोटामिया जहाँ था वहीं पर एक नदी थी, कौन सी? यूफ्रेट्स, नदी का नाम है यूफ्रेट्स। मेसोपोटामिया जो सभ्यता है इसी के बेसिन में उदय हुआ था इसका, ठीक है। इसको हाईलाइट कर लीजिए, मिल गई।
जो महत्वपूर्ण है यहाँ लगा रहे हैं, बाकी सारे वहाँ पर देखेंगे डिटेल में। ठीक है, कुछ रसिया में देख लेते हैं। रसिया में आइए। रसिया में महत्वपूर्ण नदियों में देखें तो सबसे पहले यहाँ पर एक नदी है ओब, मिली, यूराल माउंटेन है। ठीक है, ओब मिला, ओब मिला। दूसरी नदी है एटिस, मिली। एटिस ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पर क्या चीज़ मिल गया। और एक है टोबोल, मिल गया। रसिया की और महत्वपूर्ण नदियों में एक है लीना नदी, लीना यहाँ है, मिला, लीना नदी। लेना है, हिंदी में लीना लिखा हुआ है, मिल गया। और यहीं पर क्या है, ये साइबेरियन प्लेन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, सेंट्रल साइबेरियन प्लेटू भी है, यहाँ पर हाईलाइट कर लीजिए इसे, सेंट्रल साइबेरियन प्लेटू। और यहाँ पर है वेस्ट साइबेरियन प्लेन। हो गए। ये जो एरिया है साइबेरिया जहाँ लिखा है यहाँ का, ये वाला, ये विश्व का सबसे ठंडा जगह है। विश्व का सबसे ठंडा जगह ये वाला क्षेत्र है। जब रसिया में चलेंगे तो वहाँ पर इसको हाईलाइट करवा दूंगा। ठीक है, चलिए। अन्य महत्वपूर्ण नदियों में एक और नदी है जिसका नाम है आमूर, आमूर नदी, जो चाइना और रसिया का बॉर्डर बनाता है। आमूर दिखा, हाईलाइट कीजिए उसको। चाइना और रसिया का बॉर्डर बनाता है आमूर। ठीक है, एक हमने किया था बैकाल झील। ठीक है, यहीं पर एक बैकाल झील है। बैकाल झील किस लिए फेमस है? बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। बैकाल झील, इसको हाईलाइट कर लीजिए, यहीं पर है बैकाल झील। और जो ये लीना नदी थी यहीं से निकलती है, बैकाल झील से। ठीक है, हाँ देख लीजिए कहाँ जाके गिर रही है, आर्कटिक सागर में ही गिरेगी। ठीक है, हो गया। चलिए अब आइए चाइना में। अच्छे अच्छे नाम देखने को मिलेंगे। नहीं मिली? अरे बैकाल झील मिल गई, उसके ऊपर है, उसके बगल में है। चलिए मैं दिखाता हूँ एक बार। गोबी डिजर्ट मिला था, तो गोबी डिजर्ट से आप जाइए सीधे उत्तर, उत्तर में गई, यहीं थोड़ा सा उत्तर में जाकर जो बॉर्डर है वहाँ से आप आएंगी पूर्व में, तो यहाँ पर है आमूर नदी। सिल्का नदी दिख रहा है, सिल्का नदी, सिल्का नदी। ठीक है, यहीं जब यहाँ पर बॉर्डर पे जाती है तो यहाँ से आमूर नदी, इसका नाम परिवर्तित होके हो जाता है। ठीक है, और ये कहाँ गिरती है? चलिए अब आइए चाइना में। यहाँ पे नाम थोड़े अच्छे अच्छे हैं। सबसे पहली महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? हवांग हो। ठीक है, जिसका भारत में आकर नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, तो चाइना में उसका नाम है हवांग हो। यहाँ पर लिखा है आरलुंग, क्या चीज? हाँ सॉरी, सांगपो। ठीक है, सांगपो है, हवांगो इधर है इस साइड में। ठीक है, सांगपो, इसका यहाँ पर नाम दे रखा है इंग्लिश में यारलंग। ठीक है, मिल गया सबको। कहाँ से निकलती है ये? मानसरोवर झील, यहीं से 3 महत्वपूर्ण नदियाँ निकलती है। ठीक है, फिर बातें हो रही है आप लोगों में, डिस्कशन बाद में कर लीजिएगा। यहाँ पर है मानसरोवर झील, यहीं से निकलती है सांगपो नदी। ठीक है, दूसरी इंडस नदी, और तीसरी गंगा जमुना भी इसी क्षेत्र से निकलती है। ठीक है, किसमें?
ये सब छोटा से सांगपो नहीं दिखा, सांगपो नहीं लिखा होगा, यारलुंग लिखा है। हाँ, वहां से नहीं निकलती, इसी क्षेत्र की मैंने बात किया, ये पूरे क्षेत्र की, ठीक है, पूरे क्षेत्र की मैंने बात किया था। यहाँ से 3 महत्वपूर्ण नदियाँ निकलती है, ठीक है, सतलज भी यहीं से निकलती है। मिल गया? नहीं मिला? क्या चीज? यांगची। चलिए आपके एटलस में मैं एक बार देख लेता हूँ। चलिए दूसरी महत्वपूर्ण नदी है हवांग हो या हवांग ही। मिला सबको? हवांग ही। अगर इसको देखें तो एशिया की सबसे बड़ी नदी यही है ना शायद, हवांग ही। और यहाँ पर एक नदी है चांगजियांग। चांगजियांग मिला? पूर्वी क्षेत्र में देखिए, चाइना के पूर्वी क्षेत्र में है चांगजियांग, महत्वपूर्ण नदी है, और हवांग हे भी महत्वपूर्ण नदी है। मिला? नहीं मिला तो एक बार स्क्रीन पर देखिए, ये है हवांग ही नदी, ठीक है, और ये है चांगजियांग। मिल गया सबको? चांगजियांग और हुआंग ही, ठीक है, और यहाँ पर है सीलियांग, ये भी एक महत्वपूर्ण नदी है, सीलियांग। यांगजी भी है, एक यहाँ पर नदी है छोटी सी है, तारिम। मिला? तारिम बेसिन है, वहीं पर एक नदी है तारिम, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, इसके बारे में कुछ फैक्ट है तो इसको भी हाईलाइट कर लीजिए। तियान शान के दक्षिण में है तारिम नदी, और यहीं पर अवस्थित है टकला मकान जो था, ठीक है, वहीं पर है तारिम बेसिन और तारिम रिवर। मिल गया? नहीं मिल रहा है तो छोड़ दीजिए, उसको चाइना जब करेंगे तो वहाँ पर हम अच्छे से कर लेंगे, ठीक है, चाइना अलग से भी करना है, ठीक है। मिल गया? चलिए अब कुछ सी है, महत्वपूर्ण सी, उन सारे सी को भी देख लेते हैं, सागर, महासागर, ठीक है। चलिए अब एशिया को अगर देखें तो एशिया के पूर्वी क्षेत्र में कौन सा महासागर है? पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, ठीक है, और रिंग ऑफ फायर जो है उसका एक पार्ट यहाँ पर अवस्थित है, उसी की वजह से यहाँ पर बहुत सारे गर्त, ठीक है, बहुत सारे खाड़ी है जो गहरे हैं, वो सारे अवस्थित है यहाँ पर। जैसे मेरियाना ट्रेंच था, जापान का ट्रेंच था, फिलीपीन का ट्रेंच था, सारे हमने देखा था, यहाँ पर भी हाईलाइट करने वाले हैं, ठीक है। तो फिलीपीन ट्रेंच कहाँ है एक बार ढूंढिए, मिल रहा है? फिलीपींस के पूरब में देखेंगे तो वहीं पर है फिलीपीन ट्रेंच। पहले ओशियन हाईलाइट कर लीजिए, फिर ट्रेंच देखते हैं। सबसे पहले पैसिफिक ओशियन को हाईलाइट कीजिए, हो गया। उसके बाद साउथ चाइना सी यहाँ पर अवस्थित है, इसको हाईलाइट कीजिए। करंट का मुद्दा है, कल के न्यूज़पेपर में था, यहाँ पर सैन्य अभियान, यानी कि जो 10 देश है, आसियान कंट्री है, और यूएस के साथ मिलकर यहाँ पर एक सैन्य ट्रेनिंग करने वाली है, ठीक है, साउथ चाइना सी में। तो ये करंट का महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसमें जो चाइना है बोलता है कि साउथ चाइना सी का 80% भाग हमारा है, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं होता। कितने 200 न्यूटिकल माइल जो होता है उतने ही क्षेत्रों पर किसी भी देश की अधिकार होती है, EEZ क्षेत्र कहलाता है। लेकिन साउथ चाइना सी को चाइना बोलता है कि 80% हिस्सा, यहाँ तक का ये जो हिस्सा है सारा चाइना के अंतर्गत आता है। इसी को देखते हुए जो USA है यहाँ पर सैन्य अभियान कर रहा है, अभियान नहीं बोलेंगे, ट्रेनिंग बोलेंगे, ठीक है। मिल गया सबको साउथ चाइना सी। उसके बाद ईस्ट चाइना सी, इसके जाएंगे उत्तर में तो मिलेगा
ईस्ट चाइना सी, ये वाला पार्ट मिला, ठीक है। और इसके ऊपर जाएंगे तो पीला सागर है, ठीक है। और पीला से और उत्तर में जाएंगे तो जापान सागर है, सी ऑफ जापान, जिसे ईस्ट सी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और उत्तर में जाएंगे थोड़ा सा और तो सी ऑफ ओखोत्स, ठीक है। अखोटस भी पढ़ेंगे, ओखोत्स भी पढ़ सकते हैं इसको, अखोटस ज़्यादा सही होगा, ठीक है। मिल गया। और यहीं पर है बेरिंग सी, ठीक है। मिल गया सबको। चलिए अब इन महाद्वीपों में आइए, छोटे छोटे जो द्वीप है इन क्षेत्रों में बहुत सारे हैं। साउथ चाइना सी से जब नीचे आएंगे, ठीक है, तो बांदा सागर यहाँ पे महत्वपूर्ण है, यहाँ पर है। न्यू गिनी के बीच में, न्यू गिनी मिला, बांदा सागर, ठीक है। और एक यहाँ पर है जावा सागर जो महत्वपूर्ण है, ठीक है। और जावा ट्रेंच भी है यहाँ पर, इसके जावा के दक्षिणी भाग में जावा ट्रेंच, ठीक है। यहीं पर है सुंडा स्ट्रेट, दिखाई दे रहा है, जो जावा को सुमात्रा से अलग करता है, हाईलाइट कर लीजिए यहीं पर सुंडा स्ट्रेट, प्रश्न में आ सकता है। मिल गया सुंडा स्ट्रेट। क्या चीज़? हाँ सुंडा है, हिंदी में सुंड पढ़ेंगे इसको, ठीक है। अंग्रेजी में ए लगा दिया जाता है। मिल गया। चलिए उसके बाद सुमात्रा और अंडमान निकोबार दोनों के बीच में एक क्या है, जल संधि है, जिसे ग्रेट चैनल के नाम से जाना जाता है, इसको भी हाईलाइट कर लीजिए। ग्रेट चैनल, अंडमान सी जो है अंडमान निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है, कौन सा? ग्रेट चैनल। मिल गया। मलक्का जल संधि जो है किसको किससे अलग करता है? हाँ, मलेशिया को इंडोनेशिया से अलग करता है, सुमात्रा को इससे अलग करता है, कौन सा? स्ट्रेट ऑफ मलक्का, इसको भी हाईलाइट कर लीजिए। ग्रेट चैनल नहीं मिला, अंडमान निकोबार है, मैं जूम करके दिखाता हूँ, स्क्रीन पर देखिए। ये है ग्रेट चैनल, ये है हमारा अंडमान निकोबार और ये है सुमात्रा, इन दोनों को अलग करता है ग्रेट चैनल। हाँ आगे जब करेंगे ये वाला एरिया तो वहाँ पर होगा, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का हो गया। थाईलैंड की खाड़ी है, अभी महत्वपूर्ण नहीं है, न्यूज़ में भी कहीं नहीं है, लेकिन लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। अपना बे ऑफ बंगाल लगा लीजिए, बे ऑफ बंगाल। उसके बाद श्रीलंका भी करना है तो श्रीलंका भारत से पाक जल संधि, ठीक है, इससे अलग होता है। ऐसा माना जाता है कि जो श्रीलंका है पहले भारत के मुख्य भूमि का ही पार्ट था जो टूटकर अलग हुआ, ठीक है। यहाँ पर पाक जल डमरू मध्य अवस्थित है और यहीं पर है मन्नार की खाड़ी, ठीक है। मिल गया सबको। लक्षद्वीप और भारत के मेनलैंड में जो सी है उसे बोलते हैं लक्षद्वीप सी, ठीक है। मिल गया। प्रश्न ये भी आते हैं कि भारत का जो लक्षद्वीप है, ठीक है, उसको मालदीव, नीचे क्या है मालदीव है, ऊपर लक्षद्वीप है, इसको अलग करने वाला जो चैनल है कौन सा है? 9 डिग्री चैनल है, ठीक है। 10 डिग्री चैनल जो है वो निकोबार को अंडमान से अलग करता है और 9 डिग्री जो है वो लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है, ठीक है। एक प्रश्न आ चुके हैं तो दूसरे भी आ सकते हैं, इसलिए सारे चीज़ हमें देखते हुए चलने हैं, ठीक है। उसके बाद इधर आएंगे तो कौन सी है? अरबियन सी, अरब सागर, ठीक है। और यहीं पर है भारत में ही रन ऑफ कच्छ, ठीक है, रन ऑफ कच्छ यहाँ पर है। यहाँ देखे तो इसमें भी डिस्प्यूट है भारत और पाकिस्तान को लेकर, मैंने बताया था, ठीक है। उसके बाद चलेंगे तो यहाँ पर कौन सा है? पर्शियन गल्फ, ठीक है, पारस की खाड़ी है और यहाँ पर है ओमान की खाड़ी, दोनों हाईलाइट कर लीजिए।
ये जो खाड़ी है पारस की खाड़ी, ये विश्व में सबसे ज़्यादा तेलों का भंडार यहीं पर पाया जाता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा भंडार की बात करें तो सऊदी अरबिया में है। विश्व का सबसे ज़्यादा तेल का भंडार सऊदी अरबिया में अवस्थित है। जब इसको करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे शहर है जहाँ पर बहुत सारे तेल के कुएं खोदे गए हैं, उन सबको वहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, तो हाँ क्या चीज़? हाँ ये वाला ना, इस पे नहीं है, जब इसको जूम में जाएंगे तो यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ ये पहले ही हम हाईलाइट कर चुके हैं अफ्रीका वाले में, रेड सी और गल्फ ऑफ एडन हो गया। चलिए इधर ब्लैक सी, कैस्पियन सी हम पहले देख चुके हैं, हाईलाइट कर सकते हैं यहाँ पर भी कैस्पियन सी, ब्लैक सी, ये सारे हाईलाइट कर लीजिए। हाँ कौन सा, ये वाला? इसके ब्लैक सी के उत्तर में ना, तो ये सारा चीज हमने देखा तो था यूरोप में। ठीक है, हो गया। तो चलिए सबसे पहले किस देश में चलें, आप लोगों की इच्छा? पाकिस्तान। चलिए पहले पाकिस्तान ही देखते हैं। भारत का यहाँ पे देखना ही नहीं है, क्योंकि भारत का भूगोल है वो अलग से करने हैं। विश्व भूगोल में भारत शामिल है, लेकिन भारत का भूगोल अलग से करवाया जाएगा, तो भारत हम नहीं देखेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान देखते हैं। फाइनल हो गया पाकिस्तान। पाकिस्तान पे जाइए आप लोग, जिसमें पाकिस्तान अफगानिस्तान दोनों ही दिया होगा। यहाँ पर दे रखा है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मालदीव। तो मालदीव से बात प्रारंभ करते हैं, क्योंकि जब भारत के प्रधानमंत्री जब बने थे मोदी जी, तो पहली यात्रा मालदीव ही था, तो पहले इसी को देखते हैं। ठीक है, मालदीव की स्थिति देखिए, सबने निकाल लिया मैप पर? चलिए साथ में नोट्स भी रखिए, साथ में कुछ फैक्ट हैं, साथ में लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, एक साइड मैप रखिए, एक साइड नोट्स। ये वाला सबसे पहले हम देखते हैं मालदीव। ठीक है, मालदीव क्या है? बहुत सारे द्वीपों का एक समूह है, और इन सारे समूह को मिलाकर एक देश मालदीव का निर्माण होता है। ठीक है, अगर इसको देखें तो दक्षिण पश्चिम में इसकी मतलब पूरे अगर देखें तो ये जो बड़ा बड़ा क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये सारे क्या है? प्रवाल द्वीप है। ठीक है, और प्रवाल द्वीपों में 26 प्रवाल द्वीप है जिस पर मालदीव अवस्थित है। ठीक है, सब कोई निकाल लिया मालदीव? क्या चीज? सारे द्वीप पर ही हैं। इस पर भी अगर करेंट अफेयर की देखें, बातें नहीं कीजिए आप लोग। करेंट अफेयर की अगर बातें देखें तो विश्व में जो वैश्विक तापन की बात की जा रही है, उसको लेकर मालदीव जो है, मालदीव का अधिकतर जो एरिया है उसका जो समुद्र तल है, समुद्र तल से औसत ऊंचाई बहुत ही कम है। अधिकतर क्षेत्रों में 1 मीटर से भी कम समुद्र तल की ऊंचाई है। ठीक है, कुछ जो पुराने क्षेत्र है जो 2 से 3 मीटर की ऊंचाई पर, 4 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है। बाकी जो है एवरेज औसत देखें तो 1 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है। जब वैश्विक तापन बढ़ेगा तो बढ़ने के साथ क्या होगा? हाँ, बर्फ जो भी जमी हुई है ध्रुवों पर वो पिघलेंगी, और ऐसी बातें की जा रही है कि 2021 तक, ठीक है, सॉरी 21वीं शताब्दी चल रही है, इसके बाद जो 22वीं शताब्दी होगा यानी कि 2100 सन जो आएगा, उस वक्त तक जो हमारा समुद्र का जल स्तर है वो 75 सेंटीमीटर तक बढ़ जाएगा।
ठीक है। और इसके बढ़ने से सबसे ज़्यादा खतरा किसको होगा? मालदीव को होगा, क्योंकि जो इसका एवरेज हाइट है समुद्र तल से ऊंचाई सबसे कम है। अगर मालदीव की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से या फिर जनसंख्या की दृष्टि से एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव है, ठीक है। इसमें द्वीपों की बात करें तो लगभग 1192 द्वीप यहाँ पर सम्मिलित है, जिसमें से मात्र 200 द्वीपों पर ही मनुष्य बसे हुए हैं, बाकी द्वीप ऐसे ही खाली हैं। पर्यटन की दृष्टिकोण से लोग वहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो मालदीव से संबंधित इतनी सारी बातें थी, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। इसका जो राजधानी है क्या है? माले, यहाँ पर अवस्थित है, इसको हाईलाइट कर लीजिए माले। और किस द्वीप पर अवस्थित है ये भी हाईलाइट कर लीजिए, नॉर्थ माले अटोल, ठीक है। एक बार आप लोग इसको गूगल मैप है, गूगल मैप पर सर्च करके सैटेलाइट इमेज में पूरा मालदीव को देखेंगे, ठीक है। वहाँ पर जो इसकी बनावट है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वैश्विक तापन को लेकर ये लोग जो है ना इतने सावधानी पूर्वक ये लोग मतलब इस्तेमाल करते हैं। एक ऐसा द्वीप है जहाँ पर वो हर चीज़, वहाँ पर इलेक्ट्रिक वाहन, हर चीज़ इलेक्ट्रिसिटी से ही चलने वाली है, डीजल कार, पेट्रोल कार वहाँ पर चलने वाली कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। हरियाली बनाकर रखते हैं, इसीलिए पर्यटन के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण है। और हर साल यहाँ पर लगभग 20-30 हज़ार पर्यटक वहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें 2-4 बातें हैं वो लिख लीजिए। टोटल द्वीप कितने हैं? 1192, ये लिख लीजिए। मालदीव में 1192 द्वीप है, जिसमें से 200 पर मनुष्य रहते हैं। लगभग 1200 कर लीजिए, लगभग डाल देंगे तो 8-10 ऊपर नीचे हो सकता है। लगभग 1200 द्वीप, जिसमें से 200 द्वीपों पर मनुष्य रहते हैं, ठीक है। ये सारे हैं क्या है? प्रवाल द्वीप हैं, प्रवाल से निर्मित। और इसको देखेंगे श्रृंखला के रूप में तो इसकी 2 श्रृंखलाएं देखने को मिलती है, ठीक है। एक श्रृंखला जो पूर्व में अवस्थित है और दूसरी श्रृंखला जो पश्चिम में अवस्थित है। और इसकी जो राजधानी है पूर्व वाली जो श्रृंखला है उसी पर अवस्थित है, ठीक है। ये हो गया। अब आ जाते हैं पाकिस्तान पर। हाँ, तो इससे संबंधित और क्या चीज़ है? यहाँ तो नदियाँ पाई नहीं जाएगी, पर्वत पहाड़ पाए नहीं जाएंगे कि जिसके बारे में हम जाने, ठीक है। हाँ, यहाँ से करंट से रिलेटेड कुछ हो तो पूछा जा सकता है, या फिर प्रधानमंत्री जी का पहला जो यात्रा था मालदीव ही था। इसका इनकम अधिकतर 80% 90% इनकम जो है पर्यटन से होता है। और ये सारे क्या है? समुद्री स्थल है, तो समुद्री क्षेत्रों में क्या होता है? मत्स्य पालन, ठीक है। यहाँ पर मछलियों को मतलब मछली पकड़ा जाता है और बेचा जाता है, तो वो भी अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आप लोग खुद सोच सकते हैं कि जहाँ पर तटीय स्थल है, ठीक है, वहाँ पर मछली पाला ही जाता होगा, ठीक है। तो मुख्य यहाँ पर अर्थव्यवस्था में क्या है? एक तो पर्यटन और दूसरा मत्स्य पालन, ठीक है। यहाँ पर अगर कृषि की बात करें तो यहाँ पर सब्जियाँ उगाई जाती है, और सब्जियाँ यहाँ पर खेतों में ना उगाकर गमले में उगाए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ की जो भी सारे क्या है? समुद्री क्षेत्र है, और यहाँ पर नमकीन पानी पाई जाती है, और नमकीन जो पानी है वहाँ पर सब्जियाँ नहीं उगाई जा सकती, इसलिए गमले में मिट्टी रखकर उसमें मीठा पानी डालकर यहाँ पर सब्जियाँ उगाई जाती है। आप लोग गूगल मैप पर सर्च करेंगे तो जूम करके ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, वहाँ पर कैसे सब्जी उगाई जा रही है, कहाँ कहाँ पर मछली पालन है, पर्यटन कहाँ कहाँ पर किया जाता है, वो सारी चीज़ें। इसके साथ ही राज्यसभा टीवी पर एक मालदीव से संबंधित क्षेत्र एक वीडियो है, उसको भी देख लीजिए, बहुत ही अच्छे से उसमें दिखाया है। फिर बातें चालू है, भारत राजस्थान क्या घूमने जाना है? चलिए अब आइए पाकिस्तान पर।
वही है, जिस मैप में मालदीव था वही है पाकिस्तान। मिल गया। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और आर्थिक दृष्टिकोण से राजधानी कराची। आर्थिक दृष्टिकोण से भारत की राजधानी कौन सी है? मुंबई, क्योंकि मुंबई की अवस्थिति क्या है? तटीय क्षेत्रों पर है और यहाँ से क्या किया जाता है? व्यापार किया जाता है। वैसे ही पाकिस्तान का व्यापार अधिकतर कराची क्षेत्रों से होता है, इसलिए इसको आर्थिक दृष्टिकोण से राजधानी बोला जाता है। ठीक है, चलिए पाकिस्तान की अगर बात करें तो इसके जो क्षेत्र हैं, ठीक है, क्षेत्रों को लिख लीजिए। ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ का, इस क्षेत्र को बोलते हैं उत्तर पश्चिमी फ्रंटियर। ये वाला जो क्षेत्र है उत्तर पश्चिमी फ्रंटियर बोला जाता है। पॉलिटिकल दिखा रहा हूँ इसका, ठीक है, और इसकी राजधानी है पेशावर। ठीक है, इसको लिख लीजिए, ज़्यादा नहीं है। उत्तर पश्चिमी फ्रंटियर ये वाला पार्ट है और इसकी राजधानी जो है वो है पेशावर। हो गया। उसके बाद यहाँ का ये वाला जो पार्ट है, ये एक बार ध्यान दीजिए, इस्लामाबाद से इधर वाला जो क्षेत्र है अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में, इसको बोला जाता है फेडरल प्रशासनिक जनजातीय क्षेत्र। फेडरल प्रशासनिक जनजातीय क्षेत्र। ठीक है, लिख लिए। मैं इसको अभी 1 मिनट लगेगा, मैं इसको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। ठीक है, चलिए तब तक नीचे वाला देख लीजिए। सबसे नीचे वाला पार्ट कौन सा है? सिंध प्रांत। ये वाला जो एरिया है सिंध प्रांत है और सिंध प्रांत की राजधानी क्या है? कराची। हो गया। उसके बाद ये वाला जो क्षेत्र है इसे बोलते हैं बलूचिस्तान और बलूचिस्तान की राजधानी है क्वेटा। बलूचिस्तान, इसकी राजधानी है क्वेटा। हो गया। जी सर। और इधर का जो एरिया है ये कौन सा है? पंजाब प्रांत, जिसका राजधानी है लाहौर। पंजाब प्रांत, इसका राजधानी है लाहौर। ठीक है, और यहीं पर अवस्थित है कौन सा? इस्लामाबाद, थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, तो ये 6 क्षेत्र हैं। इसको मैं मैप में एक बार मैप में मैं दिखाता हूँ। ठीक है, तब तक आप लोग उधर देखिए, स्क्रीन पे ना देखें। क्या चीज़? क्या हुआ? मैं एक बार इसको हटाता हूँ, आप लोग ना देखें।
आ गया, दिखा? क्या हुआ? ये है पाकिस्तान, ठीक है। ये वाला जो क्षेत्र है ये, इसे बोलते हैं उत्तर पश्चिमी फ्रंटियर, ठीक है, जिसकी राजधानी क्या है? पेशावर। यहाँ पे छोटा सा एरिया है जिसे बोलते हैं फेडरल प्रशासनिक जनजातीय क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद ये है इस्लामाबाद राजधानी, शायद ये यूटी है, इसके बारे में मैं कंफर्म नहीं हूँ इसलिए नहीं बता सकता। ये है पंजाब, पंजाब की राजधानी है लाहौर, हमारा भी पंजाब है। पहले पंजाब प्रांत बहुत बड़ा हुआ करता था, जिसके दो पार्ट हो गए जब विभाजन हुआ, तो एक पार्ट हो गया पाकिस्तान में और दूसरा अपना भारत में है, ठीक है। उसके बाद उसके हम आएंगे नीचे, तो यहाँ पर है सिंध क्षेत्र जिसकी राजधानी कराची है। ये वाला जो एरिया है बलूचिस्तान है जिसकी राजधानी क्वेटा है, ठीक है। तो इतने सारे यहाँ पर है, कितने? 1 2 3 4 5, 1 2 3 5 क्षेत्र है, ठीक है। पाकिस्तान में 5 क्षेत्र है और भारत की बात करें तो पहले 29 राज्य था, अभी 29 ही है। 31 अक्टूबर से क्या हो जाएगा? 28 हो जाएंगे और यूटी कितने होंगे? 9 हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया। ठीक है, कल वाला नहीं भेजा, आज भेजूंगा। कल सर भेजे थे इसलिए मैंने कल नहीं भेजा, आज मैं भेज दूंगा। हो गया। चलिए अब इसमें देखते हैं हम पहाड़ी क्षेत्र पहले। तो पहाड़ी क्षेत्र अगर देखें तो कहाँ होगा? सबसे उत्तरी क्षेत्र में, ठीक है। उत्तरी क्षेत्र में अगर यहाँ पर देखें तो सबसे पहले कौन सा है? हिंदू कुश, दिखा? हिंदू कुश को आप लोग क्या कर लीजिए? हाईलाइट। उसके बाद यहीं पर है ख्वाजा मोहम्मद रेंज, दिखा? ख्वाजा मोहम्मद रेंज, इसकी हाईएस्ट पिक है 5203 मीटर, इसको हाईलाइट कर लीजिए। ख्वाजा मोहम्मद रेंज, हिंदू कुश रेंज जो है इसी का पार्ट है। ख्वाजा मोहम्मद रेंज मिला? नहीं मिला? स्क्रीन पर देखिए, ये रहा हिंदू कुश, ठीक है, और इसी का रेंज है ख्वाजा मोहम्मद रेंज, मिला? ख्वाजा मोहम्मद रेंज 5203 मीटर ऊंचा है, इसको हाईलाइट कर लीजिए। हाँ, नहीं, जिसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान अलग से दे रखे हैं। किसमें? क्या लिखा है? ख्वाजा मोहम्मद, हाँ वही है, उसको हाईलाइट कर लीजिए। हाइट है 5203 मीटर, तो यहाँ पर लिख लीजिए, हाइट लिख लीजिए 5203 मीटर ख्वाजा मोहम्मद रेंज, ठीक है। यहाँ से 2 नदियाँ मिलती है जो पाकिस्तान में जाती है, मिल गया। उसके बाद अगला रेंज देखें तो नीचे आएंगे तो दिखेगा सुलेमान रेंज, ठीक है। यहाँ पर है सुलेमान रेंज, मिला सबको? ये इंडिया है, इंडिया का जो ये वाला पार्ट है, इसी के हम जाएंगे उत्तर में। नहीं मिला सुलेमान रेंज? इंडस रिवर है, इंडस रिवर के पास जो सतलज रिवर है जहाँ पर मिलती है वो दिखाई दिया। इंडस रिवर से सतलज रिवर जहाँ पर मिलती है उसी के पश्चिमी जो क्षेत्र है वो सारा क्या है? सुलेमान रेंज। हाँ,
इसमें नहीं है। पाकिस्तान अफगानिस्तान होगा, यही तो है पाकिस्तान नीचे वाले में। इसमें दिया नहीं है सर। मिल गया सर। नहीं दिया है तो लिख लीजिए साथ में, सुलेमान रेंज। मिल गया? किनको किनको नहीं मिला? सुलेमान रेंज नहीं मिला तो ये देखिए, इस क्षेत्र को लिखिए। ये जो क्षेत्र है यहाँ पर इंडस रिवर, ठीक है, चेनाब रिवर से मिलती है, ठीक है। यहाँ पर चेनाब से सतलज रिवर मिलती है, इसी के हम पश्चिम में आएंगे तो सुलेमान रेंज है, यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है। हाँ तो हिंदी में श्रेणी ही होता है। मिल गया? चलिए अब आइए दक्षिण में, सबसे दक्षिण में आइए तो यहाँ पर दिखेगा किरथर रेंज। किरथर रेंज ये रहा, मिला? जो कराची है, कराची से उत्तर में जाएंगे थोड़ा सा तो यहाँ मिलेगा किरथर रेंज, ठीक है। और यहीं पर अवस्थित है पाब हिल्स, ठीक है। दोनों को हाईलाइट कर लीजिए, किरथर रेंज और पाब हिल्स। मिला? आप देख रही हैं अफगानिस्तान में तो कहाँ से मिलेगा? नीचे वाला पाकिस्तान है, जो मैं दिखवा रहा हूँ वो देखिए ना। क्यों नहीं कर रही हैं? बाद में बोलेंगे मिला नहीं। पाकिस्तान में देखिए किरथर रेंज, ठीक है। और इसके हम पश्चिम में जाएंगे तो यहाँ पर है सेंट्रल मकरान रेंज, ठीक है, सेंट्रल मकरान रेंज, ठीक है। और मकरान का ही एक और है मकरान कोस्ट रेंज, मकरान कोस्ट रेंज, मकरान तटीय पर्वतमाला इसे हिंदी में बोला जाएगा। मिल गया? सेंट्रल मकरान और मकरान कोस्ट रेंज। यहाँ पर एक और है जिसका नाम है सिहान श्रेणी, हिंदी में सिहान रेंज। मिला? सिहान रेंज, सिहान श्रेणी, ठीक है। हो गया? उसके बाद यहाँ पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो बॉर्डर है वहाँ पर है चिगाई हिल्स। मिला? चगाई हिल्स मिल गया, चगाई हिल्स। और इसी के बगल में ये वाला जो पार्ट है ये एक मरुस्थलीय पार्ट है जिसका नाम है खरन मरुस्थल। खरन मरुस्थल ये वाला क्षेत्र है, देख लीजिए स्क्रीन पर, मैप में नहीं लिखा तो यहाँ पर लिख लीजिए खरन मरुस्थल। ये चगाई हिल्स दिख रहा है, इसी के बगल में ये है खरन मरुस्थल, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिए खरन मरुस्थल। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैप में नहीं लिखा हुआ है, खराम लिखा हुआ है। चलिए कहीं खरन कहीं खराम, खराम भी होगा, ठीक है। मिल गया? उसी मैप में देखने हैं आप लोगों में, पाकिस्तान अफगानिस्तान अलग करके दिया हुआ है, ठीक है, इसमें एक में ही है। हो गया? उसके बाद ये यहाँ है सेंट्रल बाराहुई श्रेणी, ये वाला सेंट्रल किरथर रेंज है। इसके उत्तर में जाएंगे तो सेंट्रल बाराथाई रेंज, हिंदी में अगर बोले तो मध्य बाराहुई श्रेणी, ठीक है। हो गया? और इसी के उत्तर में है एक बलूचिस्तान का पठार, ठीक है। ये वाला जो क्षेत्र है बलूचिस्तान का पठार है, गोल करके यहीं पर लिख लीजिए बलूचिस्तान का पठार। ये पूरा एरिया है बलूचिस्तान का पठार,
लिखा नहीं है, लिख लीजिए। वो एरिया ही है बल्कि। ये पठारी एरिया है और इसका नाम है पठार का, बलूचिस्तान का पठार। ठीक है, इसी में अवस्थित है ये टोबा एंड काकर रेंज, दिख रहा है, टोबा एंड काकर रेंज, ये बलूचिस्तान के पठारी क्षेत्र में ही अवस्थित है। मिल गया? चलिए, उसके बाद एक मरुस्थल है यहाँ पर भारत में, थार, उसी का रेंज, मतलब उसी का एक क्षेत्र है। इस तो पाकिस्तान में क्या नाम हो सकता है उसका? ग्रेट भारतीय, नहीं, वो तो भारत में है ना। यहाँ पर है थाल मरुस्थल। ठीक है, थाल मरुस्थल, ये भी मैप में नहीं दिया गया है, मैं एरिया बता रहा हूँ, आप वहाँ पर लिख लीजिए। ये जो इंडस रिवर है, इंडस रिवर और चेनाब रिवर, इन दोनों के बीच में ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये यहाँ ये जो एरिया है एक मरुस्थलीय एरिया है। और यहाँ पर नाम लिख लीजिए इसका, थाल मरुस्थल। थाल मरुस्थल, थाली वाला थाल। ठीक है, मिल गया? मतलब लिख लिए, मिला तो नहीं होगा। चलिए, उसके बाद दो उच्च भूमि है, उच्च भूमि है इधर अफगानिस्तान में, देखिए दोनों साथ में ही कर रहे हैं। यहाँ पर फिरोज को उच्च भूमि है, यहाँ पर देखिए फिरोज को, एकदम बॉर्डर वाले साइड में। फिरोज को और हजरत जात, दो चीज़ें यहाँ पर, फिरोज को और यहाँ पर है हजरत जात, ये दोनों क्या है? पठार है। बंद ए बाबा दिखाई दे रहा है, ये भी क्या है? पठार है। बंद ए बाबा, हजरत जात, बद ए बाबा। ठीक है, मिल गया? चलिए, अब कुछ पासेज हैं जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए रास्ते बनाते हैं, उस पासेज को देख लीजिए। क्या नहीं मिला? क्या चीज? यहाँ है बंद ए बाबा, दिखा? उसमें नहीं है तो लिख लीजिए। हाँ, नहीं, बंद ए तुर्किस्तान नहीं, बंद ए बाबा। ठीक है, और यहाँ है हजर जात, नहीं मिल रहा है तो छोड़ दीजिए, उतने महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, वो अफगानिस्तान में। चलिए, अब नदियों को देखते हैं। पाकिस्तान कंप्लीट कर लेते हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान आज, क्योंकि समय समाप्त होने वाला है। तो सबसे महत्वपूर्ण नदी, सबसे पहले इंडस रिवर, सिंधु नदी को आप लोग हाईलाइट कीजिए। हाँ, क्या समाप्त करने की बात कही गई है, अभी समाप्त नहीं हुआ है। हाँ, करेंट में है सिंधु नदी जल समझौता। ठीक है, सिंधु की 5 और सहायक नदियां हैं। प्रश्न में आ चुके हैं कि उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाएं। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी आती है? सिंधु, उसके बाद झेलम, उसके बाद चेनाब। ये तीनों नदियां, इसका पाकिस्तान 80% यूज करता था और भारत 20%। और नीचे 3 नदियां कौन कौन सी? रावी, चेनाब और सतलज। इन 3 नदियों का भारत 80% पानी का यूज करता था। ये सिंधु जल समझौता के अंतर्गत बातें की गई है। ठीक है, लेकिन सिंधु जल समझौता का मतलब जो ये ट्रीटी है उसको खत्म करने की भारत द्वारा कही गई है। ठीक है, अब देखिए ये सारे कहाँ से आके मिल रहे हैं? सिंधु नदी के बाएं तट से। ठीक है, बाएं भाग से ये 5 नदियाँ आके मिल रही है।
प्रश्न आए हुए हैं कि दाएं भाग से आकर मिलने वाली सिंधु में कौन कौन सी नदियां हैं। ठीक है, तो बाएं भाग में देखें तो आप मैप पर देखिए, पहली नदी कौन सी है? हाँ, एक काबुल नदी है। ठीक है, काबुल नदी आकर मिलती है सिंधु नदी में, ये रही। ठीक है, अफगानिस्तान से आती है, मिला। काबुल नदी अफगानिस्तान में, देखिए अफगानिस्तान से होते हुए पाकिस्तान में एंट्री करती है और आगे आकर सिंधु नदी में मिल जाती है। मिल गया सबको? हाँ, कुर्रम भी मिलती है, काबुल भी मिलती है। काबुल अफगानिस्तान से आती है, फिर पाकिस्तान। यहाँ देखिए काबुल की राजधानी दिख रही है, काबुल। काबुल जो राजधानी है, यहीं से एक नदी ये निकल रही है, काबुल नदी से बोलते हैं। यहीं पाकिस्तान में आकर और आकर सिंधु घाटी सभ्यता वाला जो नदी है सिंधु नदी, उसमें आकर मिल जाती है। नहीं मिला सबको? किनको नहीं मिला? चलिए अगला नदी है कुर्रम नदी। इससे दक्षिण में आएंगे तो मिलेगा हमें कुर्रम नदी। ठीक है, कुर्रम नदी भी आकर मिलती है सिंधु नदी में। कुर्रम और इन दोनों के बीच में जो काबुल नदी है और कुर्रम नदी है, इन दोनों के बीच में खैबर पास है। यहाँ पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर, उसको भी हाईलाइट कर लीजिए, खैबर पास। इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है इसकी। खैबर दर्रा मिल गया सबको? काबुल रिवर और ये है कुर्रम रिवर, इन दोनों के बीच में यहाँ अवस्थित है खैबर दर्रा। हाँ जरूर पढ़ाएंगे। ठीक है, मिल गया। चलिए उसके बाद अगली नदी है झोब। मिला सबको? झोब रिवर, ये कुर्रम है। कुर्रम से और नीचे आएंगे तो ये जो नदी आ रही है आकर सिंधु में मिलती है, ये जो नदी है झोब। मिला सबको? और झोब के ऊपर एक और नदी है, कौन सी? कुंदर नदी। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर बनाती है कुछ दूरी तक। मिला? कुंदर रिवर और झोब रिवर, ये नदियां आकर इंडस में मिलती है, सिंधु नदी में मिलती है। हो गया? तो ये नदियां जो थी सिंधु नदी में दाहिनी तरफ से आकर मिलने वाली नदियां थी। नहीं मिला? आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। रिप्लाई करें तब तो आगे बढ़ें। ठीक है, इधर पांचों नदियां हाईलाइट कर लिए थे आप लोग, सिंधु, और सिंधु के पांचों नदी झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, व्यास। ठीक है, चलिए एक इधर नदी है, थोड़ा सा कॉमेडी नाम है, इसको भी दस्त हो गया था, दस्त रिवर दिखा यहाँ, दस्त रिवर दिखा। ग्वादर पोर्ट जो चाइना के द्वारा डेवलप किया जा रहा है यहीं पर अवस्थित है। ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान में, मकरान कोस्ट रेंज था उसी के दक्षिणी भाग में। ठीक है, दक्षिण में पश्चिम में जाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा ग्वादर पोर्ट, जिसको पाकिस्तान के द्वारा चाइना के द्वारा डेवलप किया गया है। और यहीं पर एक रिवर है जिसका नाम है दस्त रिवर, दस्त नदी। मिला? नहीं मिला? नहीं है तो लिख लीजिए, नहीं है तो लिख लीजिए दस्त रिवर। ये जो नदी है कहाँ से, जो सेंट्रल मकरान है और मकरान कोस्ट रेंज है, इन दोनों के बीचों बीच बहने वाली नदी है दस्त नदी। हो गया?
हंसी आ रही है क्यों? एक महत्वपूर्ण नदी है पराली, यहाँ पराली जो सोन मियानी की खाड़ी में जाकर गिरती है, पराली रिवर, मिल गया। और यहीं पर एक महत्वपूर्ण नदी है ये, हाँ नदियाँ तो यहाँ पर 3-4 है, ठीक है। यहाँ पर है मस्काई रिवर, मस्काई को हाईलाइट कीजिए। मस्काई और पराली दो यहाँ पर महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। बातें क्यों की जा रही है? सर इसमें नदियाँ तो बनी लेकिन नाम नहीं लिखा है। तो नाम लिख लीजिए। इस वाले का नाम है मस्काई और अगली ये जो नदी है इसका नाम है पराली, ठीक है। क्या चीज? कुछ नदियां इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जो इंडस रिवर है इसकी अर्थव्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि यहाँ पर जो भी खेती की जाती है, ये जो मैदानी एरिया है यहाँ पर जो भी खेती की जाती है, इन्हीं सारी नदियों द्वारा बहुत सारी नहरें निकाली गई है, इसलिए पाकिस्तान को नहरों का देश भी कहा जाता है। इन सारी नदियों से बहुत सारी नहरें निकाली गई है और उन नहरों के द्वारा क्या किया जाता है? सिंचाई किया जाता है। तो नदियों की महत्वपूर्ण भूमिका है किसी भी अर्थव्यवस्था में। अगर हम प्राचीन काल से ही देखें तो जो भी सभ्यताओं का उदय हुआ है वो नदियों की घाटियों पर ही हुआ है, क्योंकि वहाँ पर कृषि हम आसानी से कर सकते थे, साथ में वहाँ पर जल की प्राप्ति हो जाती थी, इसलिए लोग सबसे पहले वहीं पर आकर बसना प्रारंभ किए। और यहीं पर सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका कुछ पार्ट भारत में है, कुछ पाकिस्तान में, 2-3 पार्ट अफगानिस्तान में भी है, ये इसी नदी घाटी पर सबसे पहले सभ्यता का निर्माण हुआ था, ठीक है। एक महत्वपूर्ण शहर है यहाँ पर फैसलाबाद। नदियाँ सारी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। चलिए, पाकिस्तान का असली नाम क्या है? संवैधानिक नाम। पाकिस्तान का संवैधानिक नाम क्या है? ये आज़ाद कब हुआ था? 47 में ही हुआ था। हाँ, 15 अगस्त हम हुए, 14 अगस्त को उनको आज़ादी मिली। आज़ादी नहीं सब जन्म हुआ था। क्या चीज़? हाँ, जन्म ही। आज़ादी तो भारत को मिला था, लेकिन डिवाइड हो गया तो जन्म, ठीक है, जन्म ज़्यादा सही होगा, ठीक है। पाकिस्तान को देखें तो जब आज़ादी मिली थी भारत को तो 2 पार्ट था पाकिस्तान का, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। दिसंबर 1971 में एक युद्ध होता है जिसके जरिए जो पूर्वी पाकिस्तान था उसको नया देश बांग्लादेश के रूप में देखने को मिलता है, ठीक है। इसका जो संवैधानिक नाम है पाकिस्तान का, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, ये चीज़ लिख लीजिए, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ऐसे ही नेपाल का भी एक अलग नाम है संवैधानिक। नेपाल सब जानते हैं, नेपाल का संवैधानिक नाम क्या है? किंगडम ऑफ नेपाल, ठीक है। कल नेपाल करेंगे तो उसको देख लेंगे, ठीक है। थाल मरुस्थल हो गया था, एक मरुस्थल यहाँ पर छूट गया है, चेलिस्तान मरुस्थल, उसको भी हाईलाइट कर लीजिए। चेलिस्तान मरुस्थल यहाँ पर अवस्थित है, ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए चेलिस्तान मरुस्थल। पाकिस्तान में ही है, यहाँ पर ये नहीं, खानपुर है, खानपुर का जो एरिया है ये सारा मरुस्थलीय है, चेलिस्तान का मरुस्थल, ठीक है। और यहीं पर एक शहर है जैकोबाबाद। जैकोबाबाद
ये रहे सर, 1 मिनट दिखा रहा हूँ। ये रहे सर, देखो बाबा, बड़ा बड़ा सा। ये है जैकोबाबाद। ये विश्व के सबसे गर्म स्थलों में से एक स्थल है जहाँ का तापमान लगभग 50 डिग्री से भी ऊपर रहता है। ठीक है, जैकोबाबाद यहीं पर लिख लीजिए। ठीक है, जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था है नदियों पर आधारित है, इसलिए जब भी सिंधु नदी जल सिंधु नदी जल समझौता है इसको खत्म करने की बात की जाती है तो वो घबरा जाता है। ठीक है, क्योंकि इससे बहुत सारी क्या की गई है, नहरें बिछाई गई है, यहाँ पे पूरा जाल बनाया गया इन क्षेत्रों में। आप गूगल मैप खोल के वहाँ पर जूम करके देखेंगे तो नहरों का जाल दिखाई देगा, और इन्हीं नहरों के जाल की वजह से इसे नहरों का देश भी कहा जाता है। तो नहरें तो बनी हुई है, लेकिन जब इसमें पानी नहीं जाएगा तो किस बात का नहर, जब ये नहीं होगा तो इन क्षेत्रों में जो भी कृषि की जाती है, जो भी उत्पादन होता है, वो सारी चीज़ें बंद हो जाएगी। इसी की वजह से वो हमेशा घबरा जाता है जब भी सिंधु नदी जल समझौता की बात की जाती है। ठीक है।